नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है। आप देख रहे हैं अड़ी। एक तरफ जहां सीए लाने के बाद बीजेपी इसे बड़ी उपलब्धि बता रही है, तो विपक्ष सीए के खिलाफ रोजाना नया एंगल निकाल रहा है। अब अरविंद केजरीवाल ने सीए को लेकर सरकार पर पाकिस्तानियों को हिंदुस्तानियों के हिस्से का रोजगार देने का आरोप लगाया है। केजरीवाल कह रहे हैं कि सरकार के पास देश के लोगों को देने के लिए रोजगार है नहीं, ऐसे में वो पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को रोजगार कहां से देंगे, घर कहां से देंगे। सीए आने से तो चोरी, डकैती और बलात्कार जैसी घटनाएं बढ़ जाएंगी। उधर बीजेपी कह रही है कि ऐसे गैर मुस्लिम शरणार्थी जिनको आस्था के आधार पर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में प्रताड़ित किया जा रहा है या किया गया, अब उनके लिए ये कानून लाए हैं। ना किसी की नौकरी जाएगी और ना ही नागरिकता। तो आज की अड़ी में इसी पर बात करेंगे, सीएए पर हिंदू वर्सेस बेरोजगार डिबेट की शुरुआत करें। उससे पहले आपको ये दो बयान जरूर सुनने चाहिए। हमारे लोगों के पास तो घर नहीं है, भारत के तो ढेरों लोग बेघर हैं, लेकिन बीजेपी वाले पाकिस्तान से लोगों को लाके उन्हें भारत में बसाना चाहते हैं, उनको घर देना चाहते हैं। हमारे रोजगार उनके बच्चों को देना चाहते हैं, हमारे हक के घर उनमें पाकिस्तानियों को बसाना चाहते हैं। भारत सरकार का जो सरकारी पैसा हमारे परिवार और देश के विकास पे खर्च होना चाहिए, वो पैसा पाकिस्तानियों को भारत में बसाने पे खर्च किया जाएगा। बार बार माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसको स्पष्ट किया है कि सीए हिंदुस्तान के किसी नागरिक की नागरिकता नहीं लेगा। सीए कानून का हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक के बारे में कोई संबंध नहीं है। न हिंदुस्तान में रहने वाले किसी की नागरिकता छीनेगा, न किसी को नागरिकता देगा। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता तोहिन सिन्हा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज, नाजिया इलाही खान है राजनीतिक विश्लेषक और सैयद जवाद है राजनीतिक विश्लेषक। सभी का स्वागत है। घनेंद्र भारद्वाज, शुरुआत आपसे। ऐसा बम फोड़ा अरविंद केजरीवाल ने कि एक नई डिबेट शुरू हो गई। बात हिंदुस्तान की नागरिकता देने की हो रही है। ये पाकिस्तान की एंट्री कहां से करवा दी आपने? ये कौन सा डेटा है जो कहता है 2.5 करोड़ लोग आ जाएंगे? कौन सी रिपोर्ट है ये? देखिए गौरव जी, हमारे यहाँ एक कहावत है, घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। यही काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं कि देश में हमारे जो नौजवान हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं। देश में महंगाई इतनी हो चुकी है कि गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। देश में जो हमारे देश के लोग हैं उनको हम घर दे नहीं पा रहे, और मोदी जी कह रहे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वालों को मैं बसाऊंगा, उन्हें रोजगार दूंगा, उन्हें घर दूंगा। अरे पहले जो हमारे नौजवान है उनकी तो बेरोजगारी दूर कर दो, हमारे जो बेघर है उनको तो वो घर दे दो। और इस तरीके की चीजें, चुनाव से ठीक पहले 10 साल आपकी सरकार थी। अरे आपने अगर कुछ काम करा होता 10 साल में तो अपने काम के रिपोर्ट कार्ड पे आप चुनाव लड़ते। ठीक चुनाव से 2 दिन पहले आप सीए लेके आते हो। अगर आप सीए लाने के लिए गंभीर होते तो 10 साल पहले को नहीं लाए। ये सारी बातें हो गई, ये अभी लाए तभी लाए, ये सारी बातें बहुत हो चुकी है। अच्छा, इस बीच बता दूं, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। मैं तो घनेंद्र भारद्वाज एक सवाल पूछ रहा हूं, ये कौन सी रिपोर्ट है जो आपको 2.5 करोड़ का नंबर देती है कि 2.5 करोड़ लोग आ जाएंगे? ये कौन सी एजेंसी की रिपोर्ट है? देखिए गौरव जी, सीएम साहब ने यही कहा है कि आप इस तरीके का कानून अगर लेके आते हो तो ये जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में एक बहुत बड़ी आबादी रह रही है जो 3 से 4 करोड़ है, जब आप नागरिकता खोल दोगे तो सब लोग आ जाएंगे। और सब लोगों को आप बुला लोगे, उन्हें रखोगे। सब लोगों का मतलब जानते हैं घनेंद्र भारद्वाज? घनेंद्र भारद्वाज, कितनी आबादी है पाकिस्तान की, कितनी आबादी है अफगानिस्तान की, कितनी आबादी है बांग्लादेश की, और कितनी उतनी माइनॉरिटीज है? नंबर दीजिए मुझे। गौरव क्या लिखा है, मैं वही तो कह रहा हूं। जो माइनॉरिटीज है बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के, ये तकरीबन 3 से 4 करोड़ की आबादी है। आपने दरवाजे खोल दिए, आपने नागरिक खोल दी, सब लोग आ जाएंगे। ठीक है, तोहिन सिन्हा जवाब दीजिए। आपने दरवाजे खोल दिए। 4 करोड़ लोग, अरविंद केजरीवाल 2.5 करोड़ कह रहे थे, घनेंद्र भारद्वाज ने 4 करोड़ बोल दिया है। 4 करोड़ लोगों को लेने के लिए तैयार हैं आप? नमस्ते गौरव जी, नमस्ते सभी को। नमस्ते। देखिए, इससे स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी को सीएए क्या है वो समझ में नहीं आया। इसमें बहुत क्लियरली, बहुत स्पष्ट रूप से एक कट ऑफ डेट है। जो लोग 31 दिसंबर से पहले आ चुके हैं भारत में, ये उन पर लागू होता है। तो पहले तो मुझे लगता है कि उनको समझ में नहीं आया। और दूसरा, देखिए, जब अमानतुल्लाह खान, मुझे तो लगता है उनको ज्यादा समझ में आया।
तभी वो सीए को पाकिस्तान से जोड़ रहे हैं। मुझे तो लगता है उनको ज्यादा समझ में आया। नहीं, यहाँ पाकिस्तान प्रेम बहुत लोगों में, राहुल गांधी में भी पाया गया, आम आदमी पार्टी में भी हो सकता है, लेकिन बड़ी बात मैं ये कह रहा हूँ कि जब अमानतुल्लाह खान जो उनके एमएलए हैं वो रोहिंग्या को बसा रहे थे दिल्ली के अंदर, तब उनको इस बात की चिंता नहीं थी कि वो लोग यहाँ की रोजगार लेंगे, छीनेंगे। जहां तक रोजगार का डेटा है, शायद उसके बारे में भी इनको नहीं पता है कि पिछले 6 वर्षों के न्यूनतम स्तर पे है बेरोजगारी एसबीआई के डेटा के से अगर हम जाएं तो ये बेकार की बातें हैं। इनको शर्म आनी चाहिए कि 20% जो आबादी हिंदुओं की थी 1947 में पाकिस्तान में, आज वहां 2% रह गई है। जहां बांग्लादेश में 1971 में लगभग 20% थी, वहां 8% रह गई है। इन्होंने देखा है किस प्रकार से प्रताड़ना होती है हिंदुओं की। दुर्गा पूजा के पंडाल पर को जलाए जाते हैं बांग्लादेश के अंदर, उसके बाद भी अगर ये इस तरह से ध्यान को बिखेरने की बात करें, अगर आपके पास कोई नंबर है तो वो दे दीजिए। तोइन सिन्हा, अगर आपके पास कोई नंबर है, ये 4 करोड़ का नंबर दे रहे हैं, क्या बीजेपी के पास कोई नंबर है कि सीए के बाद कितने लोग भारत आएंगे जिनको नागरिकता दी जाएगी? नंबर तो लागू ही नहीं होता ना जब वो कट ऑफ डेट उसमें 31 दिसंबर है। हाँ। आज यदि 2% है, कोई एक अनुमान तो होगा आपके पास? नहीं, ये मैं 2% कह रहा हूँ। पाकिस्तान की आबादी कितनी है? 20-22 करोड़ है, उसका 2% आप निकाल लीजिए। तो ये कल्पना कर रहे हैं उसका 2% कितना होता है, शायद 2 लाख होगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, क्या आपके पास कोई अनुमान है सरकार का कि सीए आने के बाद 31 दिसंबर 2014 की जो कट ऑफ डेट है, उसके बाद कितने लोग हैं जिनको इस कानून के तहत नागरिकता दी जा सकती है? मुश्किल से 10,000 होंगे, मुश्किल से 10,000 होंगे। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि असम के अंदर जिस प्रकार से इलीगल बांग्लादेशी जो विस्थापित नहीं थे, जो रोजगार के लिए जबरदस्ती आते थे, उन पर भी बहुत कार्रवाई और 30,000 हमने बाहर भी निकाला है। ठीक है, ओके। हर्ष जी, सुना आपने अरविंद केजरीवाल। मैं घनेंद्र जी आता हूं, अभी 1 बाय 1 सबसे लूंगा, फिर आपके पास आऊंगा, फिर ओपन करूंगा डिबेट। रुकिए हर्ष जी, सुना आपने अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं भैया सीए तो बीजेपी की साजिश है, ये अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहते हैं, देश के अलग अलग शहरों में, अलग अलग कोनों में ये लोगों को झुग्गी झोपड़ियों में बसाएंगे और ये जो 3 से 4 करोड़ लोग बसाए जाएंगे ये बीजेपी के वोट बैंक बन जाएंगे। आपको इस दावे में और इस आरोप में कितना दम लगता है? नहीं, मैं क्या कहूं, मैं इसको हास्यास्पद भी नहीं कह सकता, इसको मूर्खता भी नहीं कह सकता, चूंकि पिछली बार इस तरह के लोगों ने ही भड़काकर देश के मुसलमानों को सड़कों पर उतार दिया था। इस कानून से कोई लेना देना नहीं। और तो इसकी जो कट ऑफ डेट है वो 31 दिसंबर 2014 है, यानी नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद सिर्फ 6 महीने तक, उसके पहले मनमोहन सिंह की सरकार थी। ये कोई लाया जाने वाला नहीं है। अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। ये जो लोग भारत में 31 दिसंबर 2014 तक आ चुके हैं, शरणार्थी है वो पहले से, शरणार्थी से नागरिकता का एक स्टेटस देना है, ये सामान्य समझ है। अब चूंकि देश का मुसलमान समझ गया है, पिछली बार 100 लोगों की जान चली गई थी इसी अफवाह के चलते, इसी झूठ के चलते। अब इस बार मुसलमान सड़कों पर नहीं आ रहा, वो कह रहा है हमसे लेना देना नहीं, हमारा ना नागरिकता आनी है ना जानी है, हम क्यों इसमें पड़े। अब इसको अरविंद केजरीवाल नए सिरे से झूठ बोलकर लोगों को भड़का रहे हैं, लोगों के मन में अफवाह, एक तरह से कहे कि ईर्ष्या और जहर पैदा कर रहे हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात, अगर कोई हिंदू किसी दुनिया के किसी हिस्से में है, अगर उसको कभी भी कोई जरूरत पड़े, कोई जगह उसके लिए है, तो वो हिंदुस्तान है, भारतवर्ष है। ये महात्मा गांधी, जवाहरलाल तो फिर अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं इसको देश का मुसलमान कैसे लेता है? मैं इसी पर बात कर लेता हूं। सुनिए, देश के मुसलमान का प्रतिनिधित्व हमारे पैनल में भी 2 लोग करते हैं, उनसे बात करते हैं। सैयद जवाद, कैसे लेता है देश का मुसलमान अरविंद केजरीवाल की इस बात को? नहीं, देखिए क्या है, बड़ा गंभीर मुद्दा है। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी स्टंट करने की कोशिश करी सीए के बहाने, और मुझे ये नहीं समझ में आता कि बीजेपी वालों का रह करके पाकिस्तान प्रेम क्यों निकल के आता है। इनके बड़े लीडर पाकिस्तान जाते हैं, कभी जिन्ना की तारीफ करके चले आते हैं, कभी माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब जो है बगैर क्लियरेंस लिए नवाज शरीफ के यहाँ पहुँच जाते हैं, फिर उसके बाद स्वर्गीय आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी बस यात्रा करते हैं, उसके बाद हमें करगिल मिलता है, फिर उसके बाद परवेज मुशर्रफ साहब को बुला कर बीजेपी का पाकिस्तान प्रेम है। ये भारतीय जनता पार्टी का पाकिस्तानी प्रेम है, ये नया वर्जन है उनका प्रेम करने का। कभी नवाज शरीफ के झप्पी लग जाते हैं, कभी गले पड़ जाते हैं, ये गले लग जाते हैं, समझ में नहीं आता। मुझे ये नहीं समझ में आता कि हमारे भारत के अंदर समस्याएं अनेक हैं, ये बार बार रह करके पाकिस्तान प्रेम क्यों भारतीय जनता पार्टी का रुक के जागता है, ये समझाने वाली बात है। देश नहीं, अगर आपके यहाँ कोई मदद मांगने आता है तो उसको मदद देनी चाहिए कि नहीं?
तीसरी अगर सबसे कोई बड़ी। पड़ोसी किसी अरे को, गरीब को, परेशान को पीड़ा दे रहा है तो उसको मदद देनी चाहिए कि नहीं? पहले आपके घर में लोग भूखे रह रहे हैं, भूखे पड़े हुए हैं, आप अपनी औलादों, अपने बच्चों को पहले खाना खिलाएंगे या पड़ोसियों को खाना खिलाएंगे? आप पहले अपने बच्चों के लिए रोजगार पैदा करेंगे या पड़ोसियों के लिए पैदा करेंगे? नाजिया, पहले अपने बच्चों के लिए रोजगार पैदा करेंगे या पड़ोसी के लिए रोजगार पैदा करेंगे? ओके, लेकिन जनता पहचान रही है आपका। पाकिस्तान प्रेम बीजेपी का, और अपने बच्चों के लिए रोजगार या पड़ोसी के बच्चों के लिए रोजगार, बताइए नाजिया। मैं तो कोर्ट जा रही हूँ और आराम से जा रही हूँ, कोई मुझे नहीं रोक रहा है। और मेरा नाम नाजिया इलाही खान है और मेरे बाप दादा परदादा लकड़दादा सब मुसलमान हैं और सब बड़े बड़े नौकरी पर हैं क्योंकि उन्होंने शिक्षा हासिल की है, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, क्योंकि उनके पास डिग्रियां हैं, इसलिए उनको कोई अरे डिग्री वाले चाय बेच रहे हैं, पकोड़े बेच रहे हैं साहब। जिनके पास पीएचडी है, चीजें है, सब पीएचडी कर करके जो है पकोड़े थोड़ी ना बेचेंगे, रोजगार थोड़ी ना बेचेंगे। सैयद जवाद उनको, सैयद जवाद बुलडोज मत कीजिए डिबेट को। नहीं, प्लीज बोलने दीजिए। आप जब बोल रहे थे तो वो चुप थी। बोलिए नाजिया। 10 साल पहले तक ये सारे मुसलमान हाथ में पत्थर लेकर के और आराम से लव जिहाद और बलात्कार। अरे बात क्या हो रही है? बहुत नहीं, प्लीज उनको बोलने दीजिए। नहीं, आप नहीं तय करेंगे ना कौन क्या बोलेगा। सैयद जवाद अगर ऐसा करेंगे तो मैं उनको स्क्रीन पे ले लूंगा, अभी आपको हटा दूंगा। नहीं, तो आप कौन होते हैं टॉपिक तय करने वाले? आप कौन होते हैं टॉपिक तय करने वाले? आप बोलिएगा टॉपिक पर। लेट her complete। बात पे बात होगी उस प्लीज रुकिए, नाजिया बोलिए। मुझे मेरी हाँ। और आज 10 साल में इनको नौकरी चाहिए। दिखाओ डिग्री आईएएस की, दिखाओ डिग्री एलएलबी की। हो तुम एमबीबीएस, हो तुम इंजीनियर, हो तुम डॉक्टर, क्या हो तुम? रहोगे जाहिल, पढ़ोगे मदरसा। अरे जाहिल होंगे आप। नहीं, नो पर्सनल कमेंट। नहीं, नाजिया नो, नाजिया मैं बात को रोकूंगा। नाजिया कोई पर्सनल कमेंट नहीं, कोई पर्सनल कमेंट नहीं, पर्सनल अटैक, कोई पर्सनल अटैक नहीं। नाजिया नो नाजिया, कोई पर्सनल अटैक नहीं, मुद्दे पर है। मैंने जैसे सैयद को रोका वैसे मैं आपको रोकूंगा। पर्सनल कमेंट नहीं, पर्सनल अटैक इनको नहीं। नाजिया आप बोलिए। मैं मुसलमान पर बोल रही हूँ। मैं जो बात ये कह रहे हैं कि नौकरी नहीं दी जा रही है, खाना नहीं दिया जा रहा है, मैं उस पर बात कर रही हूँ। मैं इसको क्यों बोलूंगी? ये है कौन? मैं क्यों बोलूंगी? अब आती है बात कि शर्म आनी चाहिए कि पाकिस्तान में जब आजादी हुई थी तो 13% हिंदू थे, आज 1% बचे हैं। बांग्लादेश में 1974 में 13.9% हिंदू थे, आज 5.9% हिंदू बचे हैं। गए कहाँ वो हिंदू? द औरत फाउंडेशन पाकिस्तान में चलता है, उसके वेबसाइट में जाकर के देखिए। बताइए सैयद, जवाब दीजिए। सैयद जवाब दीजिए। ओके, आपकी बात का जवाब दे रहे हैं सैयद। ओके नाजिया, ओके नाजिया, ओके। अब नाजिया सुनिए, नाजिया सुनिए आप। देखिए पाकिस्तान प्रेम कितना निकल रहा नाजिया का। यहाँ के अकलियतों के साथ 62% जो बोलने दीजिए। हाँ, पाकिस्तानी प्रेमी हो तुम लोग, पाकिस्तानी प्रेमी हो, पाकिस्तानी हो तुम लोग। अरे हमें पता है पाकिस्तानी देशद्रोही हो तुम लोग। रह करके पाकिस्तान का समर्थन अगर यहाँ रह के करोगे तुम्हें करने नहीं देंगे। हम तुम्हें पाकिस्तान का समर्थन नहीं करने देंगे, याद रखना। ये पाकिस्तानियों की यहाँ नहीं चलेगी, भारत देश है या भारतीयों की चलेगी। तुम्हारे जैसे पाकिस्तान का समर्थन करने वाले लोगों की नहीं चलेगी, याद रखना। ये देश भारतीयों का है और पाकिस्तानियों के इस देश के अंदर कोई जगह नहीं है, याद रखना। कान खोलकर पाकिस्तान के समर्थन में आएंगी, पाकिस्तानी प्रेमी बनी बैठी हुई है बड़ी भारी। एक मिनट सैयद जवाद मुद्दे पे रहेंगे तब ज्यादा अच्छा रहेगा। अपनी बात कहिए, फिर मैं जाऊंगा घरेंद्र भारद्वाज के पास। देश की अकलियतों के ऊपर अभी एक रिपोर्ट आई कि 62% जो है वो पड़ गए। दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, यहाँ पर माइनॉरिटीज के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। पाकिस्तान के लोगों की चिंता हो रही है, भारत के लोगों की चिंता नहीं कर रहे हैं लोग। ठीक है, ओके नाजिया रुके, नाजिया 10 सेकंड, फिर मैं जाऊंगा तोहिन सिन्हा के पास। ओके 1 मिनट, नाजिया 10 सेकंड, रुकिए सैयद जवाद होल्ड ऑन, रुकिए नाजिया 10 सेकंड, फिर मैं जाऊंगा तोहिन सिन्हा के पास। बोलिए नाजिया 10 सेकंड। जिन भी मुसलमानों को लग रहा है कि उनको भारत में उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनको उनका हक नहीं दिया जा रहा है, तो हमें जब लगा, भारत के केंद्र की सरकार को जब लगा कि भारत के जो हिंदू हैं, जो बांग्लादेश में है, जो पाकिस्तान में है, जो अफगान में है, उनके ऊपर अत्याचार हुआ, तो हमने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास किया। उस पर एक नोटिफिकेशन आया, एक गैजेट आया। उसी तरीके से ये सारे मुसलमान एक भी पीआईएल सर्वोच्च न्यायपालिका में क्यों नहीं देते हैं कि हमको पाकिस्तान भेज दो? नहीं है, ऑलरेडी है कोर्ट में मामला, ऑलरेडी है सुप्रीम कोर्ट में 4 कोर्ट में मामला ऑलरेडी है कोर्ट में। आप तो खुद वकील है। मुझे तो पिटीशन भेज दो, मुझे भेज दो। ठीक है, 1 मिनट, नहीं अब रुकिए, अब जरा तोहिन सिन्हा के पास जाते हैं। तोहिन सिन्हा, मोटी बात क्या निकल कर आती है?
मोटी बात निकल कर ये आती है कि देश में करने के लिए आपके पास बहुत कुछ है, आपको विदेश के नागरिकों की चिंता क्यों हो रही है? वो भी चुनाव के वक्त आप जब कानून लेकर आते हैं तो टाइमिंग पर भी सवाल उठता है। अगर ये विपक्ष जो है देश पर ध्यान देती तो सवाल नहीं पूछते। 25 करोड़ लोगों को पिछले 9 वर्षों में हमने गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है। 14 करोड़ लोगों को टैप वाटर कनेक्शन दिया है। ऐसे हजार चीज में गिना सकता हूँ, लेकिन ये हमारा सिविलाइजेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा सभ्यतागत दायित्व बनता है कि जो हिंदू प्रताड़ित है, बीच में मत बोलिए। सैयद जवाद, हर आदमी को नहीं, सैयद जवाद, हर आदमी को बीच में मत टोकिए भाई। आपने करा था सैयद जवाद भाई, सैयद जवाद, हर आदमी को बीच में मत टोकिए। देखिए, अपना टर्न आने पर बोलिए। हमारा सभ्यतागत दायित्व बनता है कि जो हिंदू वहां प्रताड़ित है पाकिस्तान में, उनको हम उनकी रक्षा करें। अरे यहाँ दलित भी प्रताड़ित है, इतिहास में ले जाना चाहता हूँ। आदिवासी भी प्रताड़ित है, यहाँ किसान भी प्रताड़ित है, यहाँ के छात्र भी प्रताड़ित है। करता हूँ तो वहाँ बीच की में बात नहीं कर रहे हैं आकर के, यहाँ आकर के गोल गोल घुमा रहे हैं। यहाँ के किसान भी बहुत प्रताड़ित है साहब, आपने बड़ी प्रताड़ना दी यहाँ के किसान। तो शांत करिए पहले। जवान भी बड़े प्रताड़ित है, आपने बड़ी प्रताड़ना दी। अरे शांत करिए इनको। बड़ी प्रताड़ना आपने दी, यहाँ के माइनॉरिटी को आपने सैयद जवाद, सैयद जवाद के लोगों की बड़ी चिंता हो रही है। सैयद जवाद, अंदर क्या हो रहा है? सैयद जवाद, सैयद जवाद, बात करेंगे ये लोग। अगर आपको एक मिनट, सैयद जवाद एक मिनट सुनिए, रुकिए तो इन। सैयद जवाद, अगर आपको हर आदमी के बीच में बोलना है तो मैं एक काम करता हूं, सबको हटा देता हूं, आप अकेले बोल लीजिए, भाषण करते हैं। नहीं, झूठ बोलते हैं तो उनको अपने टर्न पे बोलते हैं ना, आप अपने टर्न पे आके उनको काटिएगा। नहीं करते नहीं, मैं आप कहीं और करते होंगे ऐसी डिबेट, मैं अपनी डिबेट में अलाउ नहीं करूंगा। अगर अगली बार आप बीच में बोलेंगे तो प्लीज मुझे फिर कुछ आपसे कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप बीच में मत बोलिए, जब आपका टर्न होगा तब आप बोलिएगा। तो इन बोलिए। देखिए, अभी 60 सेकंड के लिए उनकी माइक बंद कीजिए। देखिए, ये जिस प्रकार के आप लोग को लेकर आए हैं, यही साबित करता है कि कोई समझदार मुसलमान आज सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है इनको। 1949 में नेहरू ने पहली बार खत लिखा था असम के तब मुख्यमंत्री थे गोपीनाथ बोरदोलोई को, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा था कि आपको एक डिस्टिंक्शन ड्रॉ करना पड़ेगा हिंदू शरणार्थी और माइग्रेंट मुसलमानों के बीच। 2003 में जब मनमोहन सिंह विपक्ष में थे, तब उन्होंने कहा था कि प्राथमिकता के साथ बांग्लादेश में प्रताड़ित हिंदुओं को सिटीजनशिप मिलना चाहिए। ये अलग बात है कि जब वो सत्ता में आते हैं तो उनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर होता है। हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। हम हमारे सारे प्रोमिसेस को पूरा करते हैं और अपने दायित्वों को निभाते हैं। ठीक है, ओके। जरा हर्ष जी कुछ कहना चाह रहे थे। हर्ष जी, क्या कहना चाह रहे थे आप? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं गौरव जी, देखिए मुश्किल ये है कि जब बहस में इस तरह से बेतुकी और बिना बुनियाद की बातें की जाती हैं तो वो ठीक वही हो रहा है जो अरविंद केजरीवाल कर रहे थे। और इस देश में जो दलित है, हिंदू दलित है, जो पाकिस्तान रह गया, उसी को तो लाने की बात हो रही ना। जो वहां प्रताड़ित होकर आया, उन दलितों के, हिंदू दलितों के हितों को, हक को मारने की कोशिश हो रही। मानवता मर गई है क्या इन लोगों की? नहीं, लेकिन हर्ष जी, सॉरी मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। हर्ष जी, यहां पर यही तो उनका तर्क है कि यहां पर ऑलरेडी लोगों को आप रोजगार नहीं दे पा रहे, यहां के दलितों को। वहां के दलितों को लाएंगे तो उनको रोजगार नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा? फिर चोरी बढ़ेगी, डकैती बढ़ेगी, अपराध बढ़ेगा। वो ये कह रहे हैं। नहीं रहा है ना, मैं यही तो कह रहा हूं। इतनी सामान्य सी बात ये लोग जलेबी घुमा रहे हैं, जानबूझ के झूठ बोलते हैं। ये किसी को कोई ला नहीं रहा है। ये हिंदू, दलित या कोई सिख या कोई जो भी वहां माइनॉरिटी है, वो प्रताड़ित होकर भारत में है। रोहिंग्या मुसलमान देश के अलग अलग हिस्सों में रैली निकाल रहे थे, इन लोगों के मुंह से जरा सा भी एक शब्द नहीं फूटा। मैं यही सवाल लेकर जा रहा था घरेंद्र के पास। एक मिनट, घरेंद्र भारद्वाज के पास मैं यही सवाल लेकर जा रहा था। ओके, घरेंद्र भारद्वाज, बीजेपी क्या कह रही है? मैं आपको पढ़ के सुनाऊं आज क्या कहा है यहां पर रविशंकर प्रसाद ने। उन्होंने कहा कि ये वही लोग है ना, घरेंद्र भारद्वाज आप ही से सवाल है, ये वही लोग है ना जो रोहिंग्या को अधिकार देने की बात करते हैं, ठिकाना देने की बात करते हैं, और ऐसे लोग जिनको आस्था के आधार पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में प्रताड़ित किया गया, ऐसे गैर मुस्लिमों के लिए जब हम कुछ करते हैं तो इनको दिक्कत होती है। वो ये कह रहे हैं रोहिंग्या के लिए आप सॉफ्ट हैं और गैर मुस्लिमों के लिए आपने नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। गौरव अनइंटरप्टेड 60 सेकंड देना। मैं रोहिंग्या पे पहले बात शुरू करता हूं। ये बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि रोहिंग्या, अरे इस देश में रोहिंग्या को नागरिकता देने का काम अगर किसी सरकार ने किया, रोहिंग्या को बसाने का लीगल रूप से काम करा तो नरेंद्र मोदी जी ने करा। 2017 में इनकी कैबिनेट नोट आया था, कैबिनेट प्रस्ताव लेके आई थी कि देश में जितने भी रोहिंग्या उनको बसाया जाएगा, उनको मकान दिए जाएंगे, उन्हें परमानेंट नागरिकता दी जाएगी। ये नरेंद्र मोदी की सरकार लेके आई थी। अमानतुल्लाह खान ने क्या कहा था? अमानतुल्लाह खान ने क्या कहा था? आपकी पार्टी के विधायक हैं।
गौरव सुन लीजिए, रोहिंग्या कोई आसमान से नहीं टपके। अगर रोहिंग्या अगर बॉर्डर क्रॉस करके आए लाखों की तादाद में, तो 10 साल से इनकी सरकार है। बॉर्डर सिक्योरिटी का काम किसका था? अमित शाह का था, नरेंद्र मोदी की सरकार का था। आपकी सरकार की नाक के नीचे रोहिंग्या आते हैं। बात रोहिंग्याओं के आने की नहीं है। सुनिए घरेंद्र भारद्वाज, आप फिर दूसरी तरफ जा रहे हैं। घरेंद्र भारद्वाज रुकिए, आप ही बोलिएगा। घरेंद्र भारद्वाज आप ही बोलिएगा, रुकिए। बात रोहिंग्या कैसे आई ये नहीं है, बात यह है कि रोहिंग्याओं के लिए तो आपके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है, लेकिन अगर कोई गैर मुस्लिम आता है तो आप कह रहे हैं कि भाई ये हमारा रोजगार छीन लेंगे, भाई ये हमारा घर छीन लेंगे। रोहिंग्याओं को घर देने के लिए आप तैयार हैं और गैर मुस्लिम को घर देने के लिए तैयार नहीं है, ये आप पे सवाल है। गौरव मैं यही तो कह रहा हूं कि रोहिंग्या को लीगल रूप से इस देश में बसाने का, रहने का अधिकार तो मोदी सरकार ने दिया। मोदी सरकार कैबिनेट का आदेश लेके आई। मोदी सरकार ने कहा कि देश में जितना रोहिंग्या सबको नागरिकता मिलेगी, सबको बसाया जाएगा। ये हमने थोड़ी करा, ये तो मोदी सरकार ने करा। तो फिर आप ये मानते हैं अमानतुल्लाह खान ने गलत कहा था? आप ये मानते हैं? नहीं घरेंद्र भारद्वाज रुकिए, ब्लैक एंड व्हाइट में बात करते हैं, ग्रे में बात नहीं करते हैं। फिर आपकी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने रोहिंग्याओं को लेकर जो कहा वो गलत था या सही था? मैं ये कह रहा हूं गौरव, में फिर वही सवाल है, बहुत बेसिक सा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से हम सवाल यही पूछ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बताएं कि देश के नौजवानों को तो आप रोजगार देने में सक्षम नहीं हो, देश के बेघरों को तो आप घर देने में सक्षम नहीं हो, देश में महंगाई आप कम नहीं कर पा रहे। आप कह रहे हो पाकिस्तान वालों को भी लाएंगे, बांग्लादेश वालों को भी लाएंगे, अफगानिस्तान वालों को भी लाएंगे, उन सबको बसाएंगे। अरे बसाओगे तो बसाओगे। अच्छा मेरे पास एक रिपोर्ट है घरेंद्र भारद्वाज, चलिए रोजगार की बात कर लेते हैं। घरेंद्र भारद्वाज चलिए रोजगार की बात कर लेते हैं। मैं अभी अपने पैनलिस्ट के पास जाऊंगा। मेरे पास एक रिपोर्ट है, बड़ी अच्छी बात की आपने रोजगार की। ये देखिए, ये रिपोर्ट मालूम है किसकी? मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, अगर हमारे दर्शक देख रहे हो इस रिपोर्ट को। ये रिपोर्ट है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली की, जिसका नाम है विमेन एंड मेन इन दिल्ली 2023, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ऑफिस ऑफ द चीफ रजिस्ट्रार, बर्थ्स एंड डेथ्स। ये पूरा इस रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के आप पेज नंबर 96 पर जाएंगे तो यह रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली में बेरोजगारी दर पुरुषों में ग्रामीण और शहरी मिलाकर 5.1 है और महिलाओं में 6% है। और जो नेशनल एवरेज है रोजगार का, वो ये रिपोर्ट कहती है पुरुषों में 4.4 और महिलाओं में 3.3, यानी दिल्ली में बेरोजगारी दर नेशनल एवरेज से ज्यादा है। कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। घरेंद्र भारद्वाज, आपके यहां तो बेरोजगारी ज्यादा है, आप तो अभी किसी नहीं, अभी तो आपने किसी को नहीं दी ना नागरिकता, फिर आपके यहां रोजगार क्यों नहीं मिल रहा लोगों को? गौरव मैं भी वही कह रहा हूं, मुख्यमंत्री जी भी वही कह रहे हैं कि 10 साल से देश में आपकी सरकार थी। आज आप बात करो कि आपने 10 साल में महंगाई क्यों नहीं कम करी, बेरोजगारी क्यों नहीं कम करी, क्यों नो महंगाई, नो अदर इशू बेरोजगारी, नो महंगाई, नो अदर इशू बेरोजगारी। घरेंद्र भारद्वाज सुनिए, नो महंगाई, नो अदर इशू, सुनिए बेरोजगारी, रोजगार की बात है ना, नेशनल एवरेज, जहां पर केंद्र में नरेंद्र मोदी की बीजेपी की सरकार है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड दिल्ली की सरकार से अच्छा है रोजगार के मामले में। बेरोजगारी के मामले में उनके पास कम है डेटा, आपके पास ज्यादा है। तो ये क्या कहता है? गौरव मैंने और आपने कई बार चर्चा करी कि कैसे रोज नरेंद्र मोदी की सरकार दिल्ली की सरकार के हाथ काटने का काम करे, कैसे सर्विस मिल रहा है। दिल्ली में सर्विसेज हमारी थी, सर्विसेज उठा के जबरदस्ती लेफ्टिनेंट गवर्नर को दी गई। अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में चपरासी भर्ती नहीं कर सकती, सारा कुछ उठा के एलजी को दे दी, जो कि हमें संविधान ने अधिकार दिए थे, जो हमें सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने दिए थे। नरेंद्र मोदी ने हमारे हाथ काट दिए और हाथ काटने के बाद नरेंद्र मोदी पूछते हैं कि काम क्या करा? अरे हमें अब आप उधर चले गए, अब बताइए आप उधर चले गए। हर्षी सुना आपने? हर्षी, एक तो इनके हाथ काट दिए और ऊपर से ये कह रहे हैं कि भाई हमें कोई अधिकार ही नहीं है तो हम कैसे रोजगार दें, और दूसरे आ जाएंगे तो वो भी रोजगार ले जाएंगे। ये कौन सा तर्क है भाई? आप रोजगार देके एक मॉडल सेट कर देते। देखिए रुकिए अभी हर्षवर्धन जी, नरेंद्र बहुत हो गया अभी आपसे, थोड़ा रुक जाइए, अभी फिर आता हूं 10 सेकंड। अच्छा बोल लीजिए। हमने रिकॉर्ड सेट करा है, दिल्ली की सरकार देश की पहली ऐसी सरकार है जिसने अपनी जीडीपी डबल करी, जिसने अपना मैं तो आपकी सरकार की रिपोर्ट कोट कर रहा हूं, घर से नहीं लाया हूं आंकड़े। मैं तो आपकी सरकार की रिपोर्ट कोट कर रहा हूं, घर से आंकड़े नहीं लाया हूं। हर्षी एक मिनट, दिल्ली की सरकार ने 14 लाख से ज्यादा रोजगार दिए। एक मिनट हर्षी। गौरव जी देखिए जब अरविंद केजरीवाल ही झूठ बोल रहे हैं कि सबको लाया जाएगा तो फिर कोई कुछ भी बोल सकता है। लेकिन पहली बात तो ये
कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 दरअसल मुस्लिम रोहिंग्या को अलाउ नहीं करता है सिटीजनशिप। नरेंद्र मोदी की सरकार ने कानून बनाकर रोहिंग्या को नागरिक नहीं बनाना तय किया, इसीलिए ये पीड़ा नजर आती है। असली बात आप समझिए, जो बार बार ये कह रहे हैं, और अभी मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कहां से वो निकाल के ला रहे हैं कि रोहिंग्या को हम नागरिक सैयद आप ही के पास आ रहा हूं, उसके बाद आप सैयद इसके बाद आप ही के पास आ रहा हूं, एक मिनट हर जी बोल रहे। ये जब कहते हैं कि भाई दिल्ली में कोई अधिकार नहीं दिया, तो पंजाब में कनाडा से रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो गया क्या? लोग लौटने लगे क्या वहां से? ये स्थिति दिख रही क्या? पंजाब में बेरोजगारी की जो स्थिति है, पंजाब में जो नौजवान है वो जिस तरह से नशे के और हथियार के और दूसरे अपराध के जाल में फंसता चला जा रहा है, वो हो गया क्या रिवर्स माइग्रेशन? तो कम से कम कोई भी बात जब आप तथ्य के तौर पर करते हैं तो वो ठीक लगती है। और फिर से मैं दोहरा रहा हूं, किसी रोहिंग्या को भारत में नागरिकता देने का कानून नरेंद्र मोदी की सरकार ने नहीं किया है। ठीक है, ओके, मैं अब इसी सवाल को आगे बढ़ाता हूं, सैयद जवाद, अगर इसमें मुस्लिमों को शामिल कर लिया जाता तो ये कानून अच्छा था? नहीं, देखिए, धर्म के आधार पर आप कानून को लेकर के आ रहे हैं, आपको पता है कि नहीं, मैं धर्म के आधार पर नहीं, अभी आप कह रहे हैं कि बाहर के लोगों की चिंता क्यों है आपको? नहीं, वो अगर अच्छा, इसमें मुस्लिम भी शामिल होते तो दिक्कत, यही सवाल रहता आपका? बिल्कुल वैलिड है, और सवाल ये है क्योंकि हम CAA के कानून को अकेला नहीं देख रहे हैं। इसमें गृह मंत्री जी का स्टेटमेंट ये था सदन के अंदर कि पहले क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले CAA आने जा रहा है, फिर हम NRC करेंगे और NPR करेंगे। आप जैसी ही CAA NRC लागू करेंगे, इस देश के अंदर दूसरी समस्या खड़ी हो जाएगी। चलेगा आप अपने असली मुद्दे पर, सैयद जवाद, मैं ये बोल रहा हूं, अभी आपने इससे पहले की डिबेट में ये कहा कि देश में लोगों के पास रोजगार नहीं है, दलितों के पास मकान नहीं है, आपने कहा यहां पर खाने को दाना नहीं है, लोग भूखों मर रहे हैं। मैंने तभी पूछा आपसे कि अगर इसमें मुस्लिम शामिल होते तो ये सब कुछ सही था। अब आप NRC और NPR पे चले गए, तब आपने NRC और NPR का नाम नहीं लिया था, तब आप रोजगार की बात कर रहे थे। आज जब मुस्लिमों की बात आ गई, जब मैंने कहा मुस्लिम इसमें शामिल होते तो इसमें वो आ गया। देश के अंदर सभी धर्मों के लोगों को जोड़ा जाता, सभी धर्मों के लोगों को जोड़ा जाता, क्योंकि हम एक सेकुलर मुल्क के अंदर रखते हैं। लफ्ज मुसलमान से दिक्कत आपको होने लगती है, मैं कह रहा हूं सभी धर्मों को जोड़ा जाता। और हर्षवर्धन त्रिपाठी साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं सम्मान करता हूं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में हिंदुओं के साथ, और वो दलित हैं साहब, उनके साथ भेदभाव हो रहा है। अरे यहां भारत के अंदर दलितों के साथ आप भेदभाव करते हैं, वो आपको दिखाई नहीं देता। अगर घोड़ी पे कोई दलित चढ़ जाता है, शादी लेकर जाता है, तो उसकी पिटाई करी जाती है। मूंछ रखने के ऊपर यही भारत के अंदर पिटाई होती है। मुसलमान अगर नमाज पढ़ते हैं तो पुलिस वाला पीछे से आकर के मारता है इसी देश के अंदर। यही जंतर मंतर से नारे लगाए जाते हैं, तब कानों के अंदर कौन सी रुई डाल करके इस पर तोहिन सिन्हा जवाब देंगे। मैं ये पूछ रहा हूं, सुनिए, इस पर तोहिन सिन्हा जवाब देंगे, इस पर तोहिन सिन्हा जवाब देंगे। मैंने इस पर कुछ, सुनिए सैयद जवाब, सुनिए, इस पर तोहिन सिन्हा जवाब देंगे कि होता है कि नहीं होता। मैं ये पूछ रहा हूं, अगर CAA के मौजूदा प्रारूप में मुस्लिम शामिल होते तो भी आपका नहीं, तो भी आपका नहीं, सुनिए, अभी मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ, नहीं, सुनिए मेरा सवाल, मेरा सवाल, अगर CAA में मुस्लिम शामिल होते तो भी आपका ऑब्जेक्शन ऐसा ही बरकरार रहता? हाँ या ना? बिल्कुल रहेगा ना? बिल्कुल, आप सारे धर्मों को शामिल करिए। आपको ये कहां से आ गया? मैं तो बोल रहा हूं मुस्लिम ही शामिल नहीं है। अगर मुस्लिम शामिल होते तो ऑब्जेक्शन होता या नहीं होता? भी डालिए, आप डालिए ना, क्यों नहीं डाल रहे? तब ऑब्जेक्शन नहीं होता। अरे तो आप यानी झूठ बोल रही सरकार, ये आपने अरे मैं ये नहीं बोल रहा सरकार झूठ बोल रही, गलत बोल रही है कि सरकार डिस्क्रिमिनेशन कर रही है। मेरी बात समझिए, सैयद, मेरी बात समझिए, सैयद, मेरी बात समझिए। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार सही बोल रही है, मैं ये भी नहीं कह रहा सरकार झूठ बोल रही है। मैं ये पूछ रहा हूं सैयद जवाद, अगर इस कानून में मुस्लिमों को नागरिकता देने की बात भी होती तो उनका ऑब्जेक्शन रहता या नहीं रहता? अब आपका इस कानून के प्रति सवाल आपने 3 तो मैं चाहूंगा, मैं उम्मीद करूंगा जवाब भी इसी पर देंगे। ईमानदारी से कहता हूं, उसमें आप सारे धर्मों का नाम डालते, लफ्ज मुसलमान भी डालते, जैसे आपने बौद्ध डाला, जैसे आपने क्रिश्चियन डाला, जैसे आपने सिख डाला, जैसे आपने हिंदू डाला। यही तो खूबसूरती हमारे देश की, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं, सब भाई भाई, यही हमने नारे सुने। अब ये भारतीय जनता वाले आ गए, नहीं भारतीय जनता पार्टी वाले, नहीं पाकिस्तान के जो शरणार्थी हैं वो भी हमारे भाई तो भाई। मैं आशा, मैं मेरे पास इतना समय नहीं कि पूरी डिबेट में आपको दे सकूं। हाँ या ना, ऑब्जेक्शन रहता कि नहीं रहता अगर मुसलमान शामिल होते? मेरा ऑब्जेक्शन है, रहेगा, और मैं क्लियर मुसलमान होते तो भी। नाजिया, तब आप लोग क्यों इनको घेर रहे हैं भाई? ये कह रहे हैं कि मुसलमान होते तो भी इनको ऑब्जेक्शन रहता। सारे धर्म होते, सारे धर्म होते तो झूठ बोल रहे हैं।
सच तो आप ही बोलती हैं। मैं बहुत शांति से बात करना चाह रही हूँ। मैंने अभी अफ्तार किया है, मैंने अभी रोजा खोला है, मैं शांति से बात करना चाह रही हूँ। 1950 में 34 पन्ने का एक एग्रीमेंट लियाकत और नेहरू के बीच में हुआ था, जिसमें ये बात कही गई थी कि किसी के भी धर्म, जो माइनॉरिटी बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत में रह रहे हैं, उनके किसी भी धर्मों को आघात नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में सारी मंदिरें तोड़ दी गई, सारे गुरुद्वारे तोड़ दिए गए, सारे गिरजे तोड़ दिए गए, लेकिन भारत में 7 लाख से ऊपर मस्जिदें हैं और इमामबाड़े अनगणित अनकाउंटेबल है, शाही ईदगाह अनकाउंटेबल है। जो 7 करोड़ से मोर देन 7 करोड़ मुसलमान यहाँ थे, आज 20 करोड़ हो चुके हैं। इसका मतलब है कि ये 72 फिरका आपस में अगर नहीं लड़ रहा है पाकिस्तान की तरफ भारत के अंदर, तो इसकी वजह है 82.7% सनातनियों की। अब क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश में हमारे माइनॉरिटी भाई बहनों को बहुत तकलीफ दी गई है, तो उनको ला करके यहाँ पर नागरिकता देना हमारा अधिकार है, हमारा कर्तव्य है, और इस कर्तव्य का पालन गृह मंत्री जी ने बहुत खूबसूरती से किया है। यहाँ संविधान के ऊपर जिंदा है, यहाँ संविधान से एकता, हम भारतीय जनता पार्टी के रहमो करम पे इस देश सारे मुसलमान, इस देश के अब सुन लो, बुद्ध हो गए, सुन लीजिए, सैयद बीच में मत बोला करिए, सुन लीजिए सैयद, सुन लीजिए सैयद जवाब सुन लीजिए भाई, नहीं तो मुझे अभी सैयद जवाब, समय कम है, सुन लीजिए। नाजिया 30 सेकंड, फिर तोहिन सिन्हा का टर्न है। नाजिया 30 सेकंड। अगर ये संविधान से चलते हैं तो गजवाए हिंद का नारा कैसे लग जाता है? अगर ये संविधान से चलते हैं तो हिंदू राष्ट्र का नारा क्यों लगाते हैं लोग? कहां के लिए देश के अंदर खालिस्तान का नारा लगाते हैं? उसका समर्थन क्यों करते हैं आप लोग? अगर ये क्यों हिंदू राष्ट्र का करते हैं? बीच में मत टोकिए भाई, गजब बात है, बीच में मत टोकिए। ये संविधान नहीं मानते हैं, ये संविधान तब मानते हैं जब मुसलमान लौंडा बलात्कार करता है, ताकि उसको आईपीसी। ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत करिए, भाषा का इस्तेमाल नहीं। कार्यों के समर्थन ओके, होल्ड ऑन, रुकिए, अब दोनों को हटाइए, रुकिए, दोनों को हटाइए। तोहिन सिन्हा को लाइए, तोहिन, मैं आपसे एक पॉलिटिकल सवाल पूछना चाहता हूं, कोर पॉलिटिकल। 2019-16 में प्रक्रिया शुरू की आपने, 2019 में आपने संसद से पास करा लिया, 2020 में जनवरी में राष्ट्रपति की मुहर लग गई। चलिए 20 में कोरोना था, 21 में हल्का फुल्का था, लेकिन देश में कानून तो उस देश में कामकाज चल रहे थे, सरकार चल रही थी। या इलेक्शन के तुरंत पहले लाने से बजाय या तो आप इलेक्शन के बाद में ले आते, जब आपकी सरकार दोबारा, आप कह रहे हैं तीसरा टर्म आ रहा है। विपक्ष ये कह रहा है कि आपने ये जो सीए के लिए टाइम चुना है और जो गैर मुस्लिमों को इसमें नागरिकता देने का ये जो पूरा प्रावधान आपने रखा है, इसका कोर है पॉलिटिकल। बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में पोलराइजेशन करना है, इसलिए ये लाया गया। देखिए गौरव जी, ये काम जो है तारीख कब बताओगे, एक अपने आप में क्लब है, उसको ये सवाल पूछने दीजिए। आर्टिकल 370 जब एब्रोगेट हुआ था, निरस्त किया गया था, वो तो चुनाव के तुरंत बाद था, उसकी क्या आवश्यकता थी? तो टाइमिंग जो है उसके बहुत सारे कारण हैं। माननीय गृह मंत्री ने बड़ा स्पष्ट किया है कि कोरोना के कारण जब तक पूरी तरह से कोरोना समाप्त नहीं होता, वो इसको विलंबित कर रखे थे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये सवाल पूछना जो एक हमारे पास, हमारे देश में एक बड़ा तारीख कब बताओगे क्लब होगा। लेकिन 2 महत्वपूर्ण बातें जो अभी एक पैनलिस्ट ने कही है, मैं उसका जवाब नहीं, मैं एक मिनट पैनल पर जाएंगे अभी। नहीं, मेरा सवाल है सर, तो ये जो 8 एक्सटेंशन दिए गए, 6ठे एक्सटेंशन के बाद लागू कर देते, अभी 1-1.5 साल से तो देश में कोरोना के हालात सही है। नहीं सर, मेरी बात सुनिए सर, टाइमिंग अभी कल परसों में इलेक्शन अनाउंस होने जा रहे हैं, उसके 2 दिन पहले अगर आप सीएए लागू कर रहे हैं तो टाइमिंग पर तो सवाल है ना सर। नहीं, देखिए ये हमारी प्रतिबद्धता थी कि इसी टर्म में ये लागू होंगे। हम सरकार में, ये हमारी प्रेरोगेटिव है कि वो उसको कब लागू करें। मैं तो 1000 ऐसे निर्णय आपको बता सकता हूँ। आर्टिकल 370 तो चुनाव के तुरंत बाद हुआ था, क्या वो भी किसी टाइमिंग को देखकर किया गया था? बाद हुआ था सर, 3 वर्षों से चला रहा है इलेक्शन को, तब 5 साल थे इलेक्शन को, कोई सामने 5 दिन नहीं है। हमारा वोट बैंक, देखिए हमारा वोट बैंक हमारे कार्यों पर उसको हमें वोट देता है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हुआ है, जो गरीबी हटाने का काम हुआ है, उस पर वोट देता है। ये सारी चीजें हमारी आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है और हम अपनी आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट को निभाते हैं। वो 1 साल पहले निभाते हैं या आज निभाते हैं, ये अच्छा, तो फिर एक सिंपल सवाल, तोहिन जी, तो आपको लगता है कि आने वाले चुनाव में आपको इसकी वजह से भी 400 सीटों का मिशन पूरा होगा सीए की वजह से, आपको ऐसा लगता है? ये निश्चित तौर पर जो हमारी आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है वो हमारी क्रेडिबिलिटी, हमारी विश्वसनीयता बढ़ाती है। जो पार्टी अपनी आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट पर खरा नहीं उतर पाती है, उनकी विश्वसनीयता कम होती है। यही तो अंतर है दोनों पार्टियों में। ठीक है गणेंद्र, यही अंतर है आप में और इनमें, यही अंतर है। बताइए इस अंतर को कैसे पाटेंगे आप?
गौरव नरेंद्र मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। नरेंद्र मोदी जी को पता चल चुका है कि उनकी सरकार जाने वाली है, क्योंकि 10 सालों से देश में नरेंद्र मोदी ने सिर्फ कुशासन देने का काम करा है। आज देश उनसे बेरोजगारी पे, महंगाई पे, भ्रष्टाचार पे, महिलाओं पे बढ़ते अत्याचार पे जवाब मांग रहे हैं। नरेंद्र मोदी के पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए चुनाव से ठीक 2 दिन पहले ये सीए लाते हैं ताकि देश में किसी तरीके से चुनाव को कम्युनिकेट किया जाए, किसी तरीके से वोट बैंक की नरेंद्र भाई समय कम, देश के लोग इनके झांसे में आएंगे। नरेंद्र भाई समय कम है। नरेंद्र मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इंडिया की कौन सी गिनती चल रही है भाई? पॉजिटिव चल रही है, नेगेटिव चल रही है, सीधी चल रही है, उल्टी चल रही है, कौन सी चल रही है? गौरव देश के 140 करोड़ लोगों का गठबंधन हो गया इंडियन एयरलाइंस से। देश के 140 करोड़ लोगों ने तय कर लिया कि इस बार नरेंद्र मोदी की अहंकारी और तानाशाही सरकार को चलिए देखते हैं क्या होता है। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार की आप बात कर रहे हैं, उन्हीं के गठबंधन से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, इसलिए मुझे अब इस डिबेट को यहीं पर रोकना पड़ रहा है। आप सभी का बहुत धन्यवाद, आपने अपना वक्त हमें दिया।